वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज जीएसटी आरक्यू में हम चैप्टर देखते हैं इनवॉइस। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से कर लेना और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्विंग भी कर लेना। आई होप आप आर रिवीजन बैच देख रहे होगे और रिवीजन के बाद अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे इनवॉइस टॉपिक का आरक्यू। और आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरक्यू फॉर इनवॉइस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे भाई साहब। चलो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन स्टडी मैट में दिए हुए हैं। एग्जामिनिंग द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड डिटरमाइन द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ईच केसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटीआई। ओके, इनवॉइस कब देना चाहिए तो ये बताओ। शक्ति एंटरप्राइजेस कोलकाता, विच 2 चैप्टर। अरे रजिस्ट्रेशन इसके पहले लिया और ये इनवॉइस, ये 2 चैप्टर आपको। ओके चलो चलो आ जाते हैं। शक्ति एंटरप्राइजेस कोलकाता एंटर्ड into a contract with Suraj Enterprises, Surat for supply of goods and delivery shall be made on or before 31st October. ठीक है। The goods were removed from the factory of Kolkata on 11th October. Removal कब का है? 11th October का। As per agreement, goods were to be delivered on or before 31st October. Suraj Enterprises has received the goods on 14th October. Determine the time of issue of invoice. भाई साहब ये आपके लिए छोड़ता हूँ। पहले लीगल प्रोविजन, इनवॉइस शैल बी इश्यूड इफ देयर इज अ मूवमेंट इन द गुड्स, then invoice shall be issued on or before the time of removal of goods for supply to the recipient. टाइम ऑफ रिमूवल डेट ली जाएगी। इन शॉर्ट एग्रीमेंट कब हुआ वो उससे कंसर्न नहीं। गुड्स हमने कब उसको डिलीवर्ड किया उससे कंसर्न नहीं। उसको कब रिसीव हुआ उससे कंसर्न नहीं। ओके, गुड्स वे रिमूव्ड फ्रॉम द फैक्ट्री कब हुआ? 11th अक्टूबर, बस खत्म। ओके, ऑन और बिफोर 11th अक्टूबर आपका इनवॉइस जाना चाहिए। दैट्स ऑल, एक लाइन का आंसर है। डन। दूसरा, Sultan Industry Limited, Delhi, enter into a contract with Prakash Entrepreneurs, Delhi, for supply of spare parts of the machine on 7 September. Contract 7 September का हुआ। Spare parts were to be delivered on 13th December. Delivery देनी चाहिए थे 30th December के। Sultan Industry Limited removed the finished spare parts from its factory on 29 September. उसने 29 September को ही रिमूव कर दिया। Determine the date of invoice. Simple. Date of invoice on or before 29 September. That's all. ये आपके लिए होमवर्क। रीड भी किया तो भी चलेगा, लिख के देखने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस रीडिंग में भी निपटा दो, हर क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। डन। समझा होगा तो बोलिए यस सर। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। डन, अच्छा क्वेश्चन है एलडीआर के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। मिसेस जिंग ट्रांस ऑफ कोलकाता इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स। On 20th May, Mrs. Zing Trans has sent 500 units of transmitter for exhibition at Chennai on sale or return basis. Exhibition के लिए दिया, sale on return basis. Out of the said 500 units, 300 units have been sold on 28/7. कब दिया? 5 को, 7 को, 7th मंथ में सेल हो गया। 6 महीने के अंदर सेल हो गया, सप्लाई कंप्लीट हो गया, एक्सेप्टेंस आ गया। Out of remaining 200 units, 150 units have been brought back to Kolkata. बाकी 150 यूनिट्स वापस आ गए। वापस आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जो सप्लाई हुआ 300 यूनिट्स का हो जाएगा। बाकी वापस आ गए। एंड बैलेंस 50 यूनिट्स हैव नीदर बीन सोल्ड नॉर ब्रॉट बैक। बाकी 50 यूनिट वापस नहीं आए। तो बाकी 50 यूनिट वापस नहीं आए तो क्या होगा? तो 6 महीने में अगर बाकी 50 यूनिट नहीं आए तो फिर उसके ऊपर इनवॉइस बनेगा। तो जो बेचे गए, कितने बेचे गए? 300 यूनिट्स। इसका टैक्स इनवॉइस कब बनेगा? ऑन और बिफोर 28/7, जिस दिन एक्सेप्टेंस आया। जो यूनिट वापस आ गए उसका कुछ नहीं होगा क्योंकि यूनिट्स गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न वापस आ गए। लेकिन जो यूनिट वापस नहीं आए, कितने यूनिट्स वापस नहीं आए? 50 यूनिट्स। तो इसका टैक्स इनवॉइस रिमूवल से 6 मंथ जिस दिन कंप्लीट हो गए, रिमूवल से 6 मंथ जिस दिन कंप्लीट हो गए तब आपको इसका इनवॉइस बनाना पड़ेगा। Explain the provision of GST law relating to issue of invoices with exact dates on which tax invoice need to be issued. और ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है। पहले तो मुझे बताओ ये समझा कि नहीं समझा? समझा होगा तो फटाफट बोलो यस।
समझा होगा तो फटाफट बोलो ऐसे। आपको 2 इनवॉइस बनाने हैं, एक 300 यूनिट्स विद इन 6 मंथ एक्सेप्टेंस आ गया, और एक 50 यूनिट्स जो 6 महीने में नहीं आया। तो पहले आपको लीगल प्रोविजन लिखनी है और डिस्कशन करना है। ये आपके लिए होमवर्क, ओके, ये आपके लिए होमवर्क विथ राइटिंग प्रैक्टिस आज के आज कंप्लीट करना, विथ राइटिंग प्रैक्टिस आज के आज कंप्लीट करना ये होमवर्क। एग्जाम में इजी था तो इजी इजी टाइप करो। चलो 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 चलो, चलिए, ये था गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। हाँ, 7 देखो क्या कहता है यहाँ पे। मिस्टर लखन प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, खुद ही बोल दिया कि वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू मेसर्स टीएनबी लिमिटेड। ही फर्निशेस द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन। और ये नवंबर 18 एग्जाम में पूछा था और मॉक टेस्ट पेपर में भी है, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग CSS, सर्विस स्टार्ट की थी 110 को। डेट ऑफ कंप्लीशन 31 जनवरी। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 30 मार्च। डिटरमाइन द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, आपका इनवॉइस कब जाएगा ये बताओ। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, पहला, इफ नो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज अग्रीड अपॉन बोथ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है। दूसरा, इफ पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ सर्विस, हाँ, आपका पेमेंट जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई उससे लिंक है। और तीसरा, टीएनबी लिमिटेड हैज मेक अ पेमेंट ऑन 25 मार्च एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। ओके, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। चलो लिखो यहाँ पे ये लिख के देखेंगे। लिखो लीगल प्रोविजन, लिखो लीगल प्रोविजन। अगर सेक्शन 31(5) याद आया तो ठीक, नहीं तो लिखो, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, in case of continuous supply of services, invoice shall be issued, invoice shall be issued as follows, invoice shall be issued as follows। चलो टेबल बनाओ। टेबल में फर्स्ट पार्ट में ये लिखना, इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल, तो इनवॉइस ऑन और बिफोर, हाँ, यहाँ एक वर्ड ऐड करना, इनवॉइस ऑन और बिफोर शैल बी, हाँ सॉरी दिया है, तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। तो टेबल में लिखो, ऐसा लिखने के बजाय टेबल बनाओ। चलो पॉज करके टेबल बनाओ, डू इट फास्ट। चलो तो लिखो डिस्कशन एंड कंक्लूजन, लिखो डिस्कशन और कंक्लूजन। पहला सवाल क्या पूछा, इफ नो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज अग्रीड अपॉन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो फिर क्या होगा। अगर असर्टेनेबल नहीं है तो ऐसे केस में ओके, रिसिप्ट जिस दिन आएगी उस दिन या उसके पहले, जिस दिन रिसिप्ट आएगी उस दिन या उसके पहले। तो चलो तो लिखो यहां पे, टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस shall be determined as follows, टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस shall be determined as follows। उसमें लिखना 1, मैं जैसा बोलूंगा वैसा लिखना। 1 लिखो, इन गिवन केस, 1 in given case due date is not ascertainable, due date is not ascertainable, therefore invoice should be issued, therefore invoice should be issued on or before 30th March, क्योंकि पेमेंट लिया जाएगा, on or before 30th March 20XY, 30th March 20XY, which is the date of receipt of payment, which is the date of receipt of payment। सेकंड वो क्या कह रहे थे कि पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो सर्विस हमारी कब कंप्लीट हुई, 31 जनवरी। लिखो सेकंड केस में लिखना, इफ पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ सर्विस, इफ पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ सर्विस द इनवॉइस शुड बी इश्यूड
Invoice should be issued on or before 31st January 20XY, क्योंकि कंप्लीशन पे जाएगा फिर. On or before 31st January 20XY, which is the date of completion of service. Which is the date of completion of service. Very good. Or third, if Messrs TNB Limited has to make a payment, has to make the payment, has to make मतलब ड्यू डेट फिक्स है. अगर ड्यू डेट ascertainable है, has to make the payment मतलब ड्यू डेट ascertainable है as per the terms of contract, तो फिर ड्यू डेट लो. तो लिखो थर्ड, if TNB Limited has to make a payment on 20th March 20XY, if Messrs TNB Limited has to make a payment on 25th March 20XY, as per contract, that is due date is ascertainable, that is due date is ascertainable, therefore invoice should be issued, on or before 25th March 20XY, on or before 25th March 20XY. समझा होगा तो जोर से टाइप करो, मजा आ गया. MZ MZ MZ. भाई साहब इतना प्रैक्टिस तो जिंदगी में किया नहीं होगा आपने. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पे. चलो हैरी डिस्कशन है पर मेरे साथ लिख के देखोगे. आंसर द फॉलोइंग. व्हाट इज ई इनवॉइसिंग? ई इनवॉइसिंग यानी क्या? फिर व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ मैंडेटरी इश्यूएंस ऑफ ई इनवॉइस, ये एग्जाम में पूछा है. थर्ड, टू हुम मैंडेटरी ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल एंड स्टेट द एंटिटी आर एग्जाम फ्रॉम द मैंडेटरी ई इनवॉइस, ये भी हम देखेंगे. आगे कुछ केस स्टडी दी है और वो केस स्टडी ई इनवॉइस के कॉन्टेक्स्ट में हमें लिखनी है. एग्जाम में ये और इसके बाद का ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो. ज्यादा थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है, रेगुलर बुक के ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है. जितना ये दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इनफ. तो चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. मैं जैसा लिख रहा हूं वैसा आपने सिंपल वर्ड में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 15 देना है. व्हाट इज ई इनवॉइस? चलो आंसर लिखते हैं. ओके, ई इनवॉइस का सिंपल वे में आंसर लिखते हैं और जो मैं अभी लिखवा रहा हूं बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. लिखो, ई इनवॉइस इज अ रिपोर्टिंग ऑफ, invoice is a reporting of B2B invoices, business to business invoices, B2B invoices. और ये कहाँ रिपोर्ट कर रहे हो आप? जीएसटी सिस्टम पे, या आप आईआरपी पोर्टल लिखो तो और अच्छी बात है. टू जीएसटी सिस्टम ब्रैकेट में, जीएसटी सिस्टम ब्रैकेट में आईआरपी पोर्टल, इनवॉइस रेफरेंस, सॉरी इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल, यहां पे आईआरपी पोर्टल, इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल. ब्रैकेट कंप्लीट. अच्छा, ये सबको रिपोर्ट करना पड़ता है कि नहीं? फॉर सर्टन नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन ये अप्लीकेबल है. फॉर सर्टन नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन उनको ये अप्लीकेबल है, सबको नहीं है. अगर वन समझा होगा तो फटाफट वन टाइप करो. ठीक है. दूसरा, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर मैंडेटरी इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस? थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? चलो सेकंड का आंसर लिखो. द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर मैंडेटरी इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर मैंडेटरी इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस for all registered businesses, is 5 crores. पहले ये 10 था, अभी अमेंड हो गया है, ये 5 करोड़ हो गया है. is 5 crores. उसके पहले वो 20 था, अब 5 करोड़ ही है. उसके बाद में थर्ड सवाल पूछा गया, टू whom mandatory e-invoicing applicable and state the entity are exempt from mandatory e-invoice. चलो
मैंडेटरी इनवॉइस किसको अप्लीकेबल है? तीसरे का आंसर लिखो, लिखो तीसरे का। मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग, हाँ ये आप ट्राई करो, ये आप अपने ओन वर्ड्स में ट्राई करना, ओन वर्ड्स में देख के ट्राई करना, पॉज करके ट्राई करना, ठीक है। और नीचे नोट जो है मैं पढ़ाऊंगा, यहां तक ट्राई करो, आप यहां तक ट्राई करो, चलो पॉज करके आप ट्राई करो, एक एक पॉइंट लिख के बराबर समझने की कोशिश करना। डन? तो देखो आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर करना है। इनवॉइस मैंडेटरी कब है? जब रजिस्टर्ड पर्सन वेयर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग, एनी वर्ड आना ही चाहिए, एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18, ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट आना चाहिए। एक्सेप्शन क्या है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, एसईजेड यूनिट्स, सुनना, एसईजेड यूनिट्स एक्सेप्शन में है, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, जीटीए और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और मल्टीप्लेक्स सिनेमा, इनको मल्टीप्लेक्स सिनेमा, इनको ई वे बिल बनाने, सॉरी ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन आया है, ये पॉइंट लिखना है तो आप लिख सकते हो। और सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन ये है कि said exemption for e-invoices is for entity as a whole and not restricted to nature of supply। मतलब क्या? अगर आपकी एंटिटी लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, तो कुछ भी सप्लाई करे उसको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ये सप्लाई का बनाओ, वो सप्लाई का मत बनाओ, ऐसा नहीं है। एज अ एंटिटी उनको ई इनवॉइस की प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा, ये नोट अगर आप लिखे तो अच्छी बात है। ये जो है ये रूल 46 का लास्ट वाला पॉइंट, जब मैं कंटेंट एक्सप्लेन कर रहा था तो लास्ट वाला पॉइंट मैंने लिखा कि मैं ई इनवॉइस के बाद एक्सप्लेन करूंगा, वो ये है, a taxpayer whose aggregate turnover in preceding financial year 17 onwards exceeds 5 crore but exempted from e-invoice give a declaration in the tax invoice। उनको टैक्स इनवॉइस पे लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा? इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन अ स्पेसिफाइड अंडर रूल 48(4)। तो जिनको जिनको एग्जम्पशन है, जिनको जिनको एग्जम्पशन है, वो जब टैक्स इनवॉइस मैनुअल बनाएंगे तो मैनुअल टैक्स इनवॉइस कर लिखते वक्त वो लिखेंगे कि भाई वी आर एग्जम्प्ट, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस अंडर 48(4), ये लिखना उनको जरूरी है। ये भी पॉइंट्स अच्छे हैं। हाँ, सिंस 2018 17-18, सिंस 2017-18 भी लिखा तो भी चलेगा। हाँ, तो ये दो पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि ये एग्जम्पशन एंटिटी वाइज है, और दूसरा अगर आप एग्जम्पशन लेते हो तो इनवॉइस में ये लिखना जरूरी है कि इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू इन द मैनर एज पर ई वेब ई इनवॉइस 48(4) नहीं याद आया तो ओके, इन अ मैनर स्पेसिफाइड अंडर, यहाँ पे आप इसको काट कर स्पेसिफाइड अंडर ई इनवॉइस, इतना भी लिखा तो भी चलेगा अगर 48(4) याद नहीं आया तो। ओके, पर ये पॉइंट तुमने कवर कर लिया, ये बड़ी बात है। चलो, ये तो हमने देखा इनवॉइस की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट किसको और उसके एक्सेप्शन किसको है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाली लिमिटेड और रजिस्टर्ड टैक्स पेयर प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम मुंबई ऑफिस टू दिल्ली ऑफिस। ठीक है, मुंबई से दिल्ली ऑफिस वो जो है सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। Aggregate turnover of Mumbai office and Delhi office in a preceding financial is 30 crores and 25 crores respectively। Aggregate turnover उसका 55 करोड़ जा रहा है। For the month of November in a current financial year, Bali Limited prepare duplicate invoices and does not issue e-invoices। उसने e-invoices नहीं दिए। As it is viewed that aggregate turnover does not cross the threshold limit to make the liable यहाँ पे e-invoices। Briefly explain whether view taken by Bali Limited is correct in law। क्या उसको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा? ओके, तो जहां तक है उसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर जा चुका है। ओके, तो यहाँ पे बाली का व्यू सही नहीं है, उसे ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर 55 करोड़ जा चुका है, 5 करोड़ के ऊपर है। ऑल्सो एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइस। हाँ, तो ये एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइस में आपको बोलूँ क्या? सिर्फ ये टाइटल लर्न करके जाना, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइस। तो ये टाइटल रन करके जाना क्या है? ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस इन जीएसटी रिटर्न एंड ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल, जो मैंने डायग्राम में बताया। दूसरा, सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन एरर, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल से बन रहा है। मैचिंग ऑफ आईटीसी, आईटीसी के फ्रॉड नहीं होगी, आपका आईटीसी और आउटपुट टैक्स मैच होगा। ओके, फेक इनवॉइसेस एलिमिनेट हो गए, और अदर एडवांटेजेस जितना आपको समझ में आता है, ये अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो एडवांटेजेस है ओके, ये आप यहाँ पे टाइटल्स लर्न करके चले जाना। देखो, मैं एग्जाम के हिसाब से क्या करना चाहिए वो बता के जा रहा हूँ आपको। ओके, ये आरटीपी में क्वेश्चन में आया हुआ है, एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। ओके, तो एग्जाम में आ सकता है। ओके, यस और नो, समझा कि नहीं समझा? चलो, अब आगे वो देखो क्या कहता है। ये केस स्टडी भी अच्छी केस स्टडी है।
स्पीडी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय एयर। एक मिनट, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड नहीं है, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय एयर है। हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस ₹700 करोड़ इन प्रीवियस ईयर, उसका टर्नओवर 700 करोड़ था। इट प्रोवाइड जीटीए सर्विस टू अदर रजिस्टर्ड जीटीए ओनली फॉर फास्ट डिलीवरी ऑफ देयर कुरियर एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब वो B2B सर्विस प्रोवाइड करता है। The accountant of GT agency is view that there is no need to prepare e-invoice as it fall under the exception. You are a chartered accountant required to advise GT regarding the speedy transportation of services. अब ख्याल रहे, GTA सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड होगा तो एक्सेप्शन में है, या आपने लिखा होगा अगर GTA सर्विस और बाय रोड होगा तो एक्सेप्शन में है। ये केस में एक सिंपल लाइन में ओके आंसर है। ओके ये बाय एयर GTA सर्विस है, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस है, और ये एजेंसी बाय एयर है, एयर को एक्सेप्शन नहीं है। क्या इसको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा? बड़ो देखो कितना टेक्निकल क्वेश्चन था। क्या इसको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा? यस, क्योंकि ये बाय एयर है, रोड वालों को एक्सेप्शन है। ये वाला पॉइंट समझा क्या? ये जरूर, ये देखो ई इनवॉइस पहले आप क्या लिखोगे, ई इनवॉइस 5 करोड़ के ऊपर बनाना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड वो एक्सेप्शन में, तो गिवन केस में वो बाय एयर है, एग्जम्पशन अप्लीकेबल नहीं है, और टर्न और 5 करोड़ के ऊपर है। ओके तो ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अकाउंटेंट का उसका अकाउंटेंट का व्यू सही नहीं था। ओके अकाउंटेंट का व्यू सही नहीं था, ये लिख के जरूर देखो, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हो, अब मैं देखो एक चीज आपको सिखा रहा हूं। अगर आपने मेरे से एक चीज सीखी होगी कि रेगुलर बुक को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि मैं आता हूँ क्वेश्चनर में, सेम पढ़ाई आपने सारे सब्जेक्ट की ऐसे ही करना। ओके वो रेगुलर बुक में क्या पॉइंट्स लिए वो समझ लो, एंड क्वेश्चंस में आ जाओ। क्वेश्चन से प्यार कर लो भाई साहब, जिसने क्वेश्चंस आंसर से प्यार कर लिया, राइटिंग प्रैक्टिस से प्यार कर लिया, ओके उसके लिए जीएसटी क्या सारे सब्जेक्ट बहुत आसान है। आ जाओ यहाँ पे। ओके पर रिसिपिएंट है बेटा 2.5 लैक्स यहाँ पे पर रिसिपिएंट। हाँ आ जाइए, अब क्वेश्चन देखो। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सेंगरी सर्विस लिमिटेड एक्सीड्स 20 लैक्स ऑन 12th अगस्त को 20 लैक्स एक्सीड किया। ही अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 3rd सितंबर, ठीक है 30 दिन में अप्लाई कर दिया, एंड वॉज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 6 सितंबर को आरसी आ गई। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज सेंगरी सर्विस लिमिटेड एज टू व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इट्स केस। पहले तो ये बताओ उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। अगर वो 30 डेज में अप्लाई कर देता है तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन आरसीआई वो नहीं, जिस दिन वो लायबल हुआ फॉर रजिस्ट्रेशन वो माना जाएगा। इट हैज ऑल्सो सॉट योर एडवाइस रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ इश्यू ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। स्टडी मैट में क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख के देखेंगे। चलो आ जाओ यहाँ पे, कैसे लिखना पॉइंट वाइज मैनर में मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो भी होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, उसका पहला पार्ट लीगल प्रोविजन। सबसे पहले तो लीगल प्रोविजन लिख लो, सबसे पहले तो लीगल प्रोविजन लिखो। अब लीगल प्रोविजन में मैं, ये तो सर्विस प्रोवाइडर है तो इसको 20 लैक्स पर रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। जैसे ही उसका एग्रीगेट टर्न और एक्सिड्स 20 लैक्स रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। ओके तो ये कौन से सेक्शन में लिखा है तो लिखो एज पर सेक्शन 22, अगर याद आता है तो एज पर सेक्शन 22 if aggregate turnover exceeds 20 lakhs then supplier of service need to take a registration under GST. Need to take a registration under GST. यहाँ पे आपको बस रजिस्ट्रेशन कब लेना है तो जब टर्नओवर आपको एक्सटेंडेड लिमिट या
4 स्टेट में 10 लाख लिमिट अप्लीकेबल है, ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है तो लिख देना, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, बट इन केस ऑफ 4 स्टेट, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, applicable limit is 10 lakhs. Extended limit is not available because in given case supplier of service. ये 2 पॉइंट आपको आपकी मर्जी, लिखना है तो लिख देना, अदरवाइज जरूरत नहीं, ये पॉइंट आपने कवर कर लिया, दैट्स इनफ। ओके चलो सेकंड पॉइंट लीगल प्रोविजन में। सेकंड पॉइंट लीगल प्रोविजन में देखो, एज पर सेक्शन 25, as per section 25, if person applied for registration, as per section 25, if person applied for registration, within 30 days, from the date when he become liable for registration, then effective date of registration is the date when he become liable, फुल स्टॉप। उसके बाद में लिखो, अगर सेक्शन याद आए तो, एज पर सेक्शन 31 इनवॉइस, एज पर सेक्शन 31 देखो, थर्टी वन एक मिनट है। A person is required to issue revise invoice, थोड़ा सिंपल वे में कर देता हूं। Person is required to issue revise invoice for the supplies made during the period from the date when he liable for registration, till the date of registration certificate, and it shall be issued within 1 month, underline, it shall be issued within 1 month from the date of issue of registration certificate, within 1 month from the date of issue of registration certificate. चलो अब 1 आप कंक्लूड करो, ओन वर्ड्स में कंक्लूड करना 1 को। कोशिश करना जैसा ऐसा लिख रहे हो, या फिर आप पॉइंट वाइज मैनर में भी लिख सकते हो। डज अ
person is required to take liable for registration on 12th of August. He has liable to registration on 12th of August, and he also has applied within 30 days, and effective date of registration is 12th August. RC received on 6 September. So during this period रिवाइज इनवॉइस इशू होना चाहिए. चलो ऑन वर्ड्स में लिखो पॉज करके. चलो डू इट फास्ट. वेरी गुड वेरी गुड. बड़े स्मार्ट बन गए आप. बी स्मार्ट. हाँ ये आप मेरा ना ओके मुझे याद तो जरूर करोगे. पेपर आपका अच्छा जाएगा ही, और जो मैंने आपसे प्रैक्टिस करवा लिया है तो जरूर मुझे याद करोगे. और जो मैंने आपकी ट्यूनिंग मैच कर दी है क्वेश्चनर के साथ, मतलब क्वेश्चनर आप पढ़े होगे पहले पर रीड किए होगे, ऐसे ऊपर से लेके होगे, लेकिन जब अभी आप लिख रहे हो तो भाई साहब आपको समझ में आ रहा है ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अगर मैं सही बोल रहा होगा तो 1 टाइप करना. चलिए सेकेंड इसमें आ जाओ. लव एंड कुश प्राइवेट लिमिटेड ऑफ श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर का है. जम्मू एंड कश्मीर का है. एंगेज इन सप्लाई ऑफ गिफ्ट आइटम, प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स 1 अगस्त 20XX को, 1 अगस्त 20XX को उसने जो है यहाँ पे स्टार्ट किया, यानी ये पहला ही साल है. टर्नओवर एक्सीड्स 10 lakhs ऑन, ओके 10 lakhs 15 अगस्त को टर्नओवर एक्सीड हुआ. 20 lakhs 15 सितंबर को हुआ. एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मेड ऑन 29th September. Registration certificate granted on 6/10. The company seek your advice as to how it should raise the revised tax invoices for the supplies made. Is there any specific provision of issuance of revised tax invoice to unregistered customer? अनरजिस्टर्ड कस्टमर होगा तो क्या स्पेसिफिक प्रोविजन है, आप ये बताइए. ध्यान से सुनो. पहले तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है. जो हमारा, अगर आपको टेबल याद होगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर का, 3 मनी वाला नाग मुझे दिखा तो 10 लाख, बाकी केस में 20 लाख, और एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो 40 लाख. पर ये जो एक्सटेंडेड लिमिट 40 lakhs है, नॉट अप्लीकेबल टू पुमा टी शर्ट एंड 3 मनी वाला नाग मुझे दिखा. तो ये जम्मू एंड कश्मीर है. जम्मू एंड कश्मीर को 40 का थ्रेशोल्ड मिलेगा, लेकिन उन्होंने एक एजम्पशन लेने को बोला है. उन्होंने एजम्पशन ये लेने को बोला है, सप्लायर इज नॉट एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स. मतलब ये हुआ कि आप 40 lakhs का एक्सटेंडेड लिमिट नहीं लगा सकते. आपको जो है यहाँ पे जो है 20 lakhs, यानी ये कंबाइंड प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन विद टैक्स इनवॉइस. बहुत अच्छा प्रॉब्लम है. एलडीआर के लिए रखना, ओके एलडीआर के लिए रखना, ठीक है. 40 lakhs अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एजम्पशन केयरफुली पढ़ो, इज नॉट एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स. तो इन शॉर्ट ये लायबल हो जाएगा, ओके जब उसका 20 lakhs क्रॉस हो जाएगा 5th September को. वहाँ से क्या उसने 30 days में अप्लाई कर दिया, हाँ अप्लाई कर दिया, तो इफेक्टिव डेट उसकी 5th September हो जाएगी. और आरसी उसकी 6th October को आई, आरसी उसकी 6th October को आई. तो ऐसे केस में ड्यूरिंग दिस पीरियड 5th September से 6 October तक, ओके यहाँ पे जो उसने इन्वॉइसेस दिए उसके रिवाइज टैक्स इन्वॉइस देगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month. भाई साहब अब अपने ओन वर्ड्स में रीड करके स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही पॉइंट वाइज मैनर में आंसर लिखो, आंसर लिखो. हाँ, और अगर ड्यूरिंग दैट पीरियड उसने एक सवाल और भी, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर उसने अनरजिस्टर्ड को बेचा माल तो उसका क्या होगा, तो उसका भी लिखो कि अनरजिस्टर्ड को बेचा तो 2.5 लाख का इंटरस्टेट रिवाइज टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा. तो अगर उसने इंटरस्टेट किया होगा तो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस उसको देना पड़ेगा. चलो सारे पॉइंट्स लिखो. सेकंड के सारे पॉइंट्स पॉज करके रीड करो और अपने ओन वर्ड्स में अभी क्या भी लिखो. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. डन. पॉज करके लिखो ये. चलिए आपने ओन वर्ड्स में ट्राई किया. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ये हुई ना बात. अब मजा आएगा, पूरा डर ही हट जाएगा जीएसटी का आपका. अब डर के आगे जीत है. डर के आगे जीत है. चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, क्वेश्चन में. और ये क्या कहता है देखो यहाँ पे, और ये लिख के भी देखेंगे, प्रॉपरली लिख के देखेंगे, ठीक है. देखो, जैन एंड सन्स इज अ ट्रेडर डीलिंग इन स्टेशनरी आइटम्स. इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. स्टेशनरी आइटम में डील कर रहा है, जीएसटी में वो रजिस्टर्ड है. हैज टेकन अ फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग द डे
एक दिन का उसका सेल दिया हुआ है। रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई अमाउंट इन रुपीज। राघव ट्रेडर को और रजिस्टर्ड रिटेलर डीलर को, रजिस्टर्ड डीलर को मतलब बी टू बी हुआ है और 190 का सेल किया है, 190 रुपीज का सेल किया गया, ओके, और बी टू बी में किया गया, तो क्या इसका इनवॉइस देना पड़ेगा? यस, टैक्स इनवॉइस इसका देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज बी टू बी है। थ्रू एंटरप्राइजेस अनरजिस्टर्ड ट्रेडर 358 है, अनरजिस्टर्ड है, बी टू सी है, लेकिन 200 के ऊपर है, तो क्या टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा? हाँ, टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। गौरव को सेल किया अ पेंटर, अनरजिस्टर्ड है, बी टू सी है, बट वैल्यू 500, टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा? यस, टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। ओबेरॉय और फ्रेंच, अनरजिस्टर्ड एंटिटी, अनरजिस्टर्ड एंटिटी, वैल्यू लेस देन 200, तो टैक्स इनवॉइस नहीं भी दिया तो भी चलेगा, बिकॉज वैल्यू बी टू सी है, बी टू सी एंड ओके 188, टैक्स इनवॉइस नहीं दिया तो भी चलेगा। आराध्य अ स्टूडेंट, अनरजिस्टर्ड, 158, टैक्स इनवॉइस नहीं दिया तो भी चलेगा। नन ऑफ द रिसिपिएंट रिक्वायर्ड टैक्स इनवॉइस, ये खुद ही बोल दिया कि भाई रिसिपिएंट जो है वो टैक्स इनवॉइस नहीं चाहता है, ओके, वो नहीं चाहता है तो भी कुछ केस में तो देना पड़ेगा। हाँ, वैल्यू 200 से नीचे होगी तो टैक्स इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। ओके, राघव ट्रेडर बीइंग अ कंपोजिशन डीलर, जो राघव ट्रेडर है, ओके, राघव ट्रेडर बीइंग अ कंपोजिशन डीलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बायर कोई भी हो, ओके, बस वो रजिस्टर्ड है तो टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। डिटरमाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अबव सप्लाईज जैन एंड सन्स में इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ द डे। यस, ये दो टैक्स इनवॉइस जो है इसका कंसोलिडेटेड वो बना सकता है, ओके, 4 एंड 5 अपने रिकॉर्ड्स के लिए, ओके, कस्टमर को तो इनवॉइस नहीं भी दिया तो चलेगा, पर अपने रिकॉर्ड के लिए एट द एंड ऑफ द डे उसको यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। चलिए, अब इसको कैसे लिखना? इसको लिखने के दो तरीके हैं। अब यहाँ आपका डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका डिसीजन ये है कि पहले लीगल प्रोविजन लिख लो और उसके बाद में एक एक लो। ओके, यहाँ पे राघव ट्रेडर्स हुआ, ओके, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस हुआ, या फिर इसको टेबुलर फॉर्म में और अच्छा प्रेजेंट करो। टेबुलर फॉर्म में कैसा ओके प्रेजेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। चलो, ओके, चलो लिखो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होगा। डू इट फास्ट। पहले लीगल प्रोविजन लिखो मेरे साथ, लीगल प्रोविजन लिखो मेरे साथ। हाँ, अगर आपको सेक्शन 31 याद आता, रूल याद होता, नहीं कुछ याद आ रहा है, समझ लो अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ओके, लिखो। A registered person is not required to issue tax invoice. Registered person is not required to issue tax invoice if value of supply of goods or services, value of supply of goods or services is less than rupees 200, is less than rupees 200. Second point, recipient is unregistered, recipient is unregistered. And third point, recipient does not require the tax invoice, recipient does not require the tax invoice. और ये भी पॉइंट ऐड कर दो, a person shall issue consolidated tax invoice, person shall issue consolidated tax invoice at the end of the day, at the end of each day, at the end of each day for all such supplies, for all such supplies. डन। अब मैं थोड़ा टेबुलर फॉर्म में लूंगा, टेबुलर फॉर्म में बनाओ टेबल।
सीरियल नंबर, सॉरी टेबल का टाइटल दो, रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस। टेबल का टाइटल दो, रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। और अब इसको लो सीरियल नंबर, रेसिपिएंट, अमाउंट, 5 कॉलम आएगा, 5 कॉलम आएंगे। सीरियल नंबर, रेसिपिएंट, अमाउंट, अमाउंट, उसके बाद में लिखना रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस एंड लास्ट में रिमार्क। अमाउंट के बाद रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस और लास्ट में रिमार्क, रिमार्क के लिए ज्यादा स्पेस, लास्ट में रिमार्क। देखो फर्स्ट, राघव ट्रेडर्स, राघव ट्रेडर्स, अमाउंट 190। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस में लिखो यस, यस। रिमार्क में लिखो, रिमार्क में लिखो इवन दो राघव ट्रेडर is a composition dealer, even though Raghav trader is a composition dealer, but a registered person, but a registered person, registered person, hence tax invoice is mandatorily to be issued, hence tax invoice is mandatorily to be issued. Secondly, Dhruv Enterprises, Dhruv Enterprises, amount लिखो 358, 358, tax invoice requirement yes, yes। क्या लिखोगे रिमार्क? देखो वैल्यू मोर देन 200, value more than 200, hence tax invoice mandatorily to be issued, hence tax invoice mandatorily to be issued. गौरव आप ट्राई करो, गौरव अनरजिस्टर्ड, गौरव अनरजिस्टर्ड आप ट्राई करो, सेम सेम रीजन आएगा जो ऊपर लिखा हमने। बेटा बायर कंपोजिशन डीलर है ना, यहाँ पे सेलर तो जैन एंड सन्स है ना, बायर कंपोजिशन डीलर है। राघव ट्रेडर सेल करता तो बिल ऑफ सप्लाई होता। यहाँ जैन एंड सन्स के इनवॉइस देख रहे हैं ना हम बेटा, समझा क्या अभिषेक? बिल ऑफ सप्लाई जब कंपोजिशन डीलर सेल करता है, या बायर है कंपोजिशन डीलर, रजिस्टर्ड पर्सन है, यही तो आपको कंफ्यूज किया और आप कंफ्यूज हुए। चलो गौरव हो गया क्या आपका? अब और ओबेरॉय ऑर्फेंज अनरजिस्टर्ड और आराध्या अनरजिस्टर्ड, ये दोनों आप लिखो, रिमार्क में लिखूंगा। रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस नो कर देना, दोनों आप लिखो, ओबेरॉय और आराध्या, रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस नो कर देना। रिमार्क में दूंगा।
रिमार्क में लिखो, ये दोनों का रिमार्क में लिखो. In given case, transaction is B2C. In given case, transaction is B2C. Given case, transaction is B2C. And value less than 200. Value less than 200. Hence, tax invoice may not be issued. Hence, tax invoice may not be issued for each transaction. For each transaction. But Jen and Sons shall issue one consolidated tax invoice. Shall issue one consolidated tax invoice. ये अंडरलाइन करना, ये इवेल्युएटर ये चाहेगा. One consolidated tax invoice at the end of the day. At the end of the day. Done. परफेक्टली आपको समझ में आ गया. अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा. ओके, एक एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ. 13 देखो, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा. राइटिंग प्रैक्टिस जरूर लेना, होमवर्क रहेगा. ABC Cinemas, a registered person engaged in making supply of service by way of admission to exhibition in cinematography film in multiplex screen, was issuing consolidated tax invoice for supplies at the close of each day in terms of section 31. Multiplex है और consolidated tax invoice दे रहा है at the end of each day. Read with the fourth proviso to rule 46. During the month of October 20XX, department raised an objection for this practice and asked issue separate tax invoice for each ticket. Advise ABC Cinema for the procedure to be followed in the light of recent notification. तो इन अगर आपको याद होगा तो यहाँ मल्टीप्लेक्स स्क्रीन को वो अप्लीकेबल नहीं है. अगर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन को वो अप्लीकेबल नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई डिपार्टमेंट का कंटेंशन सही है. ओके, और उनको ओके ईच केस में इलेक्ट्रॉनिक टिकट देनी पड़ेगी. ओके, और वो टिकट ही टैक्स इनवॉइस माना जाएगा. लिख के देखना, ये समझा क्या? ओके, समझा होगा. डिपार्टमेंट इज करेक्ट. समझा होगा तो 2 टाइप करो. भाई साहब, हर कॉर्नर ले रहा हो, MCQ आए या सब्जेक्टिव आए या प्रैक्टिकल आए या केस स्टडी आए, छोड़ना नहीं. हर कॉर्नर हम कवर कर रहे हैं. मल्टीप्लेक्स को अप्लीकेबल नहीं है अगर आपने देखा होगा तो. डन, वेरी गुड. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में. वो क्या कहते देखो. उदय सिंह, a registered supplier, has received an advance payment with respect to service to be supplied. Advance मिला with respect to services to be supplied to Sujamal. His accountant asked him to issue a receipt voucher with respect to such services to be supplied. However, he is apprehensive as to what would happen in case receipt voucher is issued, but subsequently no service are supplied. You are required to advise Uday Singh regarding the same. अच्छा, Uday Singh regarding to same. जस्ट अ मिनट बेटा. हाँ, अब देखो, एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है रिफंड वाउचर. ओके, रिफंड वाउचर ये जो है, मैं रिफंड, ये क्वेश्चन रिफंड वाउचर के बाद लूंगा. ये क्वेश्चन मैं रिफंड वाउचर के बाद लेता हूं. आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे. आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है LDR के लिए. LDR के लिए अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट डे रिवीजन के लिए. ABC Limited is a contractor executing works contract service situated in Tamil Nadu. It entered into an agreement with XYZ Limited, another registered person in Tamil Nadu, to provide works contract services to various states in South India. उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इन वेरियस स्टेट्स ओके साउथ इंडिया में प्रोवाइड करना है. द प्रिसाइज लोकेशन डिटेल्स वेयर टू बी शेयर लेटर.
हाँ, कहाँ कहाँ देना है वो बाद में शेयर होगा. इन दिस रिगार्ड एबीसी लिमिटेड रिसीव एन एडवांस ऑफ ₹1 करोड़. 1 करोड़ का एडवांस मिल गया, पर कहाँ देना है सर्विस वो बाद में बताएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी. यू आर एडवाइस एबीसी लिमिटेड वेदर, okay, advise ABC Limited whether ABC Limited is liable to pay GST on such advance amount. अगर वो सर्विस दे रहा है और उसे एडवांस मिल रहा है तो क्या एडवांस पर जीएसटी देना पड़ेगा, पहला सवाल. दूसरा, वेदर टैक्स लाइबिलिटी टू बी पेड सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी. अगर उसको नेचर नहीं पता है, पर हाँ ये क्लियर है कि उसको अलग अलग स्टेट में देना पड़ेगा, पर नेचर नहीं पता है, तो वो सिचुएशन में देना पड़ेगा साउथ इंडिया में, पर अलग अलग स्टेट में देना पड़ेगा, नहीं पता तो उसके ऊपर कौन सी लाइबिलिटी आएगी, आईजीएसटी. व्हाट वुड बी द टैक्स रेट एट विच टैक्स लाइबिलिटी इज टू बी पेड. अगर उसको टैक्स रेट भी नहीं पता तो फ्लैट रेट 18% से टैक्स आएगा. चलो ये लिख के देखते हैं. ओके, ये लिख के देखते हैं. चलो आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैं जैसा आंसर दे रहा हूं वैसा लिखो. इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, in case of supply of service, the time of supply, the time of supply is date of issue of invoice, is the date of issue of invoice or receipt, date of issue of invoice or receipt, whichever is earlier, whichever is earlier, date of issue of invoice or receipt, whichever is earlier. So ABC Limited, ABC Limited is liable to pay GST on advance received, is liable to pay GST on advance received, advance received for works contract service, advance received for works contract service, on ₹1 crore, 1 crore at the time of receipt of advance, at the time of receipt of advance. सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो. फॉर सच एडवांस रिसिप्ट, for such advance receipt, he has to issue receipt voucher. Underline the word receipt voucher. He has to issue receipt voucher. Receipt voucher. Where if nature of supply is not determinable, underline this word, where if nature of supply is not determinable, not determinable, comma, the same is treated as interstate supply. The same is treated as interstate supply. And IGST is charged thereon. अगर उसको इंटरेस्ट, अगर आप ये रिसीव वाउचर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और आपको नेचर नहीं पता तो फिर इंटरस्टेट माना जाएगा और आईजीएसटी लगेगा. थर्ड पॉइंट लिखो, मैं थोड़ा सिंपल वे में लिखा के दे रहा हूं आपको, ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखो. थर्ड, इन केस, थर्ड पॉइंट, in case where at the time of receipt of advance, in case where at the time of receipt of advance, rate of tax is not determinable, rate of tax is not determinable,
not determinable. Then tax is payable at the rate 18%. Underline करना. Tax is payable at the rate 18%. Done? Very good. अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 19 पे. अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 19 पे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, फिर से एक बार मैं रीड करता हूं. उदय सिंह, a registered supplier has received the advance payment. उसको एडवांस पेमेंट मिला with respect to services to be supplied to Sujmal. His accountant asked him to issue receipt voucher with respect to such services to be supplied. Such services to be supplied. और उसको एडवांस पेमेंट मिल गया. However, he is apprehensive as to what would happen in case of receipt voucher is issued, but subsequently no service was supplied. भाई receipt voucher दिया और मैंने सर्विस ही नहीं दिया तो क्या होगा? You are required to advise Uday Singh regarding the same. मॉक टेस्ट पेपर में 2 बार पूछा है, तड़प रहा है एग्जाम में आने के लिए. ओके, तो ये एलडीआर में लेना, एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है. ओके, तो चलो सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट लिखवा के दूंगा कि भाई यहाँ पे चलो ये आप ट्राई करो. आप ट्राई करो, सेक्शन याद आए तो ठीक, सब सेक्शन क्लॉज तो छोड़ दो, सेक्शन 31 याद भी आए तो ठीक, नहीं तो रिसीव वाउचर मिला तो क्या करना है, और रिसीव वाउचर ओके मिलने के बाद सब्सिक्वेंटली सप्लाई नहीं किया और इनवॉइस नहीं दिया तो रिफंड वाउचर, और कंक्लूड करो. चलो आपके पास टाइम है, आप ही लीगल प्रोविजन बनाओ, बिना देखे ट्राई करो और कंक्लूड करो. ओके, पॉज करके बनाओ अभी के अभी. अगर बेटा देखना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, पर अपने ओन वर्ड्स में ट्राई करना. देखना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेचुरल है, पर अपने ओन वर्ड्स में बनाना. लिखा ना आपने, देख के ओन वर्ड्स में पॉइंट्स कैसे कवर करना, कौन से वर्ड्स पे अंडरलाइन करना, अंडरलाइन वाले वर्ड, इवेल्युएटर क्या देखेगा, ये सारी बातों पे ध्यान दो. सिर्फ रीड करना मतलब पढ़ाई नहीं होती है भाई, और रिजल्ट आने के बाद रोना मतलब पढ़ाई नहीं होती है. बहुत ऐसा पकड़ना पड़ता है चीज़ों को, तब जाके एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है और आप अच्छे प्रोफेशनल बनते हो. ऐसा पकड़ना पड़ता है भाई साहब, समझे क्या? वेरी गुड, वेरी गुड. चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए होमवर्क रहेगा, समझा देता हूं. अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 24 में. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 में. सीए इंटर नवंबर 22 में बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा गया था. व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन इश्यू ऑफ क्रेडिट नोट. ये नहीं पूछा कि क्रेडिट नोट कब देना पड़ेगा, ये पूछा कि क्रेडिट नोट के टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है. बहुत ही एक लाइन का आंसर है. जो मंथ में क्रेडिट नोट इशू करोगे उस मंथ के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से कम होगा. ओके, क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी देयर इज अ रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट. डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब ये हुआ, सिंपल वर्ड में अगर आपको ये नहीं लिखना है, इसके अलावा आपको लिखना है, तो रिसिपिएंट नीड टू रिवर्स आईटीसी. रिसिपिएंट नीड टू रिवर्स आईटीसी. उसका मतलब ये होता है कि रिसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स करना चाहिए, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है. सेकंड, मेंशन द रिक्वायरमेंट फॉर क्लेमिंग रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बाय इशूइंग क्रेडिट नोट. अगर आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से कम करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट हैव नॉट बीन पास ऑन, आपने उस पर टैक्स पास ऑन नहीं किया है, या उसने आईटीसी रिवर्स कर दिया है. डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट डिक्लेयर इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट. आपने टाइम लिमिट में, क्या टाइम लिमिट है आपकी, 30 नवंबर तक आपने क्रेडिट नोट इशू कर दिया. रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई शुड एक्सेप्ट द क्रेडिट नोट इन रिटर्न ऑफ इनवर्ड सप्लाई एंड रिड्यूस हिज आईटीसी. उसने आईटीसी रिड्यूस कर दिया है. ये बेसिक कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी तो आपकी क्रेडिट नोट, ये फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी तो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम होगी, कि आपने उसको बर्डन पास ऑन नहीं किया. दूसरा, सेकंड, यहाँ पे आपने विद इन टाइम क्रेडिट नोट दे दी. और तीसरा, रिसिपिएंट ने एक्सेप्ट कर लिया और अपना आईटीसी रिड्यूस कर दिया. अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो क्रेडिट नोट जो है, हाँ, अब ये ऐसे क्वेश्चन लिखने के तरीके बहुत क्लियर होने चाहिए. कुछ भी मत लिख देना, क्रेडिट नोट याद आया चलो उससे रिलेटेड कुछ भी आया तो ये लिख कर देखना. सेकेंड वाला होमवर्क आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है. लिस्ट द 3 सिचुएशन दैट वारंट टू इशू क्रेडिट नोट. क्रेडिट ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइमलाइन.
तो कौन सी 3 सिचुएशन है जहां क्रेडिट नोट इश्यू होगी? ओके, 3 क्या, सारी सिचुएशन लिख देना। सप्लायर हैज इरोनियसली डिक्लेयर्ड द वैल्यू विच इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस, या आप ऐसा लिखो, सप्लायर हैज डिक्लेयर्ड एक्सेस वैल्यू। इरोनियसली डिक्लेयर की जगह एक प्रॉपर वर्ड अगर आप डालो तो एक्सेस डिक्लेयर, सप्लायर हैज डिक्लेयर्ड एक्सेस वैल्यू विच इज मोर देन एक्चुअल वैल्यू, और उसको बाद में क्रेडिट नोट देनी है। या एक्सेस रेट उसने डिक्लेयर की है, या फिर ओके यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेल्स रिटर्न है, आप सेल्स रिटर्न वाला भी लिख सकते हो। और टाइम लिमिट है 30 नवंबर, और डेट ऑफ फर्निशिंग रिलेवेंट एनुअल रिटर्न। तो ये जो है लिख के देखोगे तो और ज्यादा अच्छे वर्ड्स पे ग्रिप आएगी। ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा वर्ड्स पे ग्रिप आने के लिए, ओके, ग्रिप आने के लिए लिख के देखो। अगर ये वर्डिंग्स हार्ड जा रहे हैं तो सिंपल अपने नोट्स का यहाँ चिपका दो लिख के। देखो तरीके ढूंढना, ये टफ जा रहा है ना, नोट्स में इजी लग रहा है ना, तो नोट्स के 4 पॉइंट्स यहाँ चिपका दो। जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखे, अपने अपने को ढूंढना कि कहाँ सिंपल जाता है। छोड़ूंगा नहीं भाई मैं, सिंपल कैसे जाता है वो देखना। ये वर्ड टफ जा रहे हैं तो नोट्स के लिख लो, दैट्स ऑल, खत्म करो बात को। ओके, क्या होता है जब आप जस्ट रीड करते हो, कभी नोट्स रीड करते हो, कभी ये रीड करते हो, कभी कोई ओके एग्जाम के पहले हनुमान आ जाता है, ओके कोई आ जाता है दौड़ते दौड़ते यूट्यूब पे लेक्चर डाल देता है, उसकी नोट्स रीड कर लेते हो, कभी मॉड्यूल रीड कर लेते हो, इतना अलग अलग ढंग का रीड करते हो ना भाई साहब, तो टाइम पे याद ही नहीं आता है। ऐसा मत करो। अगर ये आपको नहीं टफ जा रहा है तो नोट्स का ले लो, नोट्स का लिख दो सिंपल वर्ड में, या और कई सिंपल पर लिख लो एक बार, सो दैट इसके बाद वही पढ़ोगे। ओके, ऐसे टाइम पे अलग अलग नहीं पढ़ने का, ये बहुत गलत तरीका है, मैं आपको कह रहा हूं। और एक जगह लिखकर पूरा फिर इस पे चिपका देना लिख के कि मैं ऐसा लिखूंगा, मुझे ये टफ जा रहा है, सिंपल वर्ड में ऐसा लिखूंगा। और मेरे सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट में ऐसा करो। ये एक फिक्स नोट्स बनाओ, चेंज मत करना। समझा क्या आपको? नहीं, ये वो होते हैं ना, आपको रिवीजन वाले बहुत लोग आ जाते हैं, फिर वो यूट्यूब पे रिवीजन देते हैं दौड़ते दौड़ते। आपको सिखाते हैं कि देखो ऐसा करना वैसा करना, कितना फिर आप कमेंट डालते हो कहाँ थे, ओके भगवान आप अभी हमें, ओके आपका रिवीजन समझा। भाई साहब मेहनत मैंने भी ली है रेगुलर क्लास में, तब आपका ध्यान नहीं था। ओके, तब ध्यान नहीं था, फिर वो एग्जाम के पहले आप कॉन्शियस होते हो तो कोई आता है बताता है, फिर कहते हो अरे बाप रे यही है। ओके, इसलिए मेरी रिवीजन मैं ही देता हूँ। मैं ही आपको हनुमान बनाऊंगा और मैं ही आपको उड़ाना सिखाऊंगा, और दूसरा कोई उड़ाना नहीं सिखाएगा आपको। समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, एलडीआर के लिए रखना। राणा संगा लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर हैज मेड अ फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज टू इट्स कस्टमर बाबूर इन द क्वार्टर एंडिंग 30 जून। ठीक है, 5 अप्रैल को इनवॉइस नंबर 102 था, नोटबुक दिया 10 नंबर का, इनवॉइस इंक्लूडिंग जीएसटी 1200, इंक्लूडिंग जीएसटी। हाँ, 10 मई को इनवॉइस नंबर 197 है, चार्ट पेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसने दिए। ओके, अलग अलग डेट को इस फिनेंशियल एक क्वार्टर में बेचा। गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल नंबर 102, मतलब पहला वाला, 230 मतलब ये, के बाद में ये, और 254 यानी उसके बाद में ये, have been returned by the barber. You are required to advise Rana Sangha Limited whether it can issue a consolidated credit note against all 3 invoices. Yes. अब हर इनवॉइस की अलग अलग क्रेडिट नोट देना जरूरी नहीं है। ओके, आप वन और मोर टैक्स इनवॉइस की, आप 3 इनवॉइस का यहाँ पे, हाँ एक मिनट, कस्टमर एक ही होगा, अगर कस्टमर एक ही होगा बाबर, तो कस्टमर एक ही होगा तो आप तीनों इनवॉइस का एक ही क्रेडिट नोट दिया तो भी चलेगा। यहाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैव बीन इश्यूड, तो वो केस में अगर आपका गुड्स रिटर्न होता है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखा होगा पूरा कि कौन कौन के केस में क्रेडिट नोट होगा, आप सिर्फ रिटर्न वाला पॉइंट लिखो। ये वाला पॉइंट लिख लिया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिवन केस में रिटर्न ही हो रहा है, तो कंसोलिडेट क्रेडिट नोट जा सकती है क्योंकि कस्टमर एक ही है। तो तीनों इनवॉइस के रेफरेंस नंबर देके आप कंसोलिडेट लिंकिंग करना पड़ेगा, तीनों इनवॉइस की डिटेल देना पड़ेगा, और आप एक ही क्रेडिट नोट, सिंगल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, सिंगल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो ये एग्जाम के लिए आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, ये क्वेश्चन देखो क्या है।
कार्तिक एंड कंपनी, a registered supplier under GST, provide following information regarding various tax invoices issued by it during the month of March. Value of supply charge in invoice number 1 was 2,50,000 against the actual taxable value 230, तो क्रेडिट नोट जाएगी. टैक्स चार्ज इन द इनवॉइस नंबर 4 32,000 अगेंस्ट द एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी 68,000, कम चार्ज किया, डेबिट नोट जाएगी. पहले केस में क्रेडिट नोट, दूसरे केस में डेबिट नोट जाएगी. थर्ड, वैल्यू चार्ज इन द इनवॉइस नंबर 8 320 अगेंस्ट द एक्चुअल वैल्यू 420, कम चार्ज किया तो डेबिट नोट जाएगी. कार्तिक एंड कंपनी आस्क यू द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ओके, एलडीआर के लिए रखना. हु शैल इश्यू अ डेबिट और क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी? सप्लायर, सप्लायर को इशू करना पड़ेगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट. तो रजिस्टर्ड पर्सन हु सप्लाइड द गुड्स, रजिस्टर्ड पर्सन हु सप्लाइड द गुड्स, दैट इज कार्तिक एंड कंपनी, रिक्वायर्ड टू इश्यू डेबिट नोट, क्रेडिट नोट. व्हेन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हैज टू बी इशूड, हाँ, कौन से सर्कमस्टेंसेस में डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू होता है? क्रेडिट नोट जब आपकी वैल्यू आपने ज़्यादा चार्ज कर दी, रेट ज़्यादा चार्ज कर दिए, कम करना है, या फिर सेल्स रिटर्न है, या क्वांटिटी डेफिशिएंट है, या गुड सर्विस एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो क्रेडिट नोट जाएगी. डेबिट नोट कब? जब आपने वैल्यू कम चार्ज कर दी या टैक्स रेट कम चार्ज कर दिए, तब डेबिट नोट जाएगी, या फिर क्वांटिटी आपने ज़्यादा प्रोवाइड कर दी, तब डेबिट नोट जाएगी. तो वो सर्कमस्टेंसेस लिख लो. ओके, कब आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट? तो 3 केसेस में, 1, 2 और 3 केसेस में डेबिट नोट जाएगा, क्रेडिट नोट जाएगा, वो लिखना पड़ेगा. व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट अवेलेबल फॉर क्रेडिट नोट? क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट है 30 नवंबर और डेट ऑफ फर्निशिंग रिलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. तो ये था बेटा यहाँ पे क्रेडिट नोट वाला, ये आपको करना है.